हेलो नमस्कार स्टूडेंट्स, राधे राधे, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। स्वागत है आप सभी का ऑफिसर्स मैथ्स में। मैं रितेश रोशन। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। जैसा कि आप सभी मित्रों को पता है कि अभी 3D ज्योमेट्री कंप्लीट करवाया जा रहा है और आज थ्योरी के हिसाब से लास्ट वीडियो रहेगा 3D ज्योमेट्री का। उसके बाद हम लोग एनसीईआरटी का एक एक्सरसाइज बचा हुआ है 3D ज्योमेट्री वाले का, तो उसको हम लोग फिर पूरा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो प्यारा सा जो थ्योरी है उस पर हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहला जो टॉपिक है आज है वो एंगल बिटवीन प्लेन एंड लाइन। आज का टॉपिक हमारा यही है, समतल और रेखा के बीच का कोण। ठीक है, मतलब आज हमें सीखना है कि प्लेन और लाइन के बीच का एंगल कैसे फाइंड किया जाता है। प्लेन और लाइन के बीच का एंगल कैसे फाइंड किया जाता है। जैसे देखिए, ये है बुक। थोड़ी देर के लिए आप इसको प्लेन मान लीजिए, इस ऊपर वाले सरफेस को प्लेन मान लीजिए, और ये जो मार्कर है आप इसको लाइन मानिए। तो प्लेन और लाइन के बीच ये एंगल दिख रहा है, नीचे वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला। तो प्लेन और लाइन के बीच का ये जो एंगल आपको दिख रहा है, इसका वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, आज हम लोग यही सीखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए आइए हम लोग बात करते हैं। तो ये है प्यारे आपका एक प्लेन, और प्लेन पर एक चीज फिक्स होता है जिसका नाम है नॉर्मल। प्लेन पर एक चीज फिक्स होता है जिसका नाम है नॉर्मल। ठीक है, और चलिए ये है प्लेन का सरफेस। ठीक, और ये है एक लाइन, ये है एक लाइन। ठीक है, तो हमें जानना है प्लेन और लाइन के बीच का एंगल। तो ये है प्लेन का सरफेस और ये है लाइन। तो प्लेन और लाइन के बीच का एंगल हमें यही सीखना है कि इसका वैल्यू कैसे निकलेगा। ठीक है, चलिए प्यारे समझिए। मान लीजिए कि ये जो प्लेन है इसका इक्वेशन दिया है r.n बराबर q, और ये जो लाइन है इसका इक्वेशन मान लेते हैं दिया है r इक्वल्स टू a प्लस लेमडा इंटू बी। इस लाइन के इक्वेशन को थोड़ा गौर से देखिए। लेमडा के बगल वाले को पैरेलल वेक्टर कहा जाता है। लेमडा के बगल वाले को पैरेलल वेक्टर कहा जाता है, और प्लेन में आर के बगल वाले को देखिए नॉर्मल वेक्टर कहा जाता है, जो यहां है। मित्र थोड़ा गौर से देखना, एक छोटा सा ज्योमेट्री है। हमको एंगल निकालना है लाइन और प्लेन के बीच का, मतलब ये थीटा एंगल निकालना है। सोच के देखो, ये पूरा एंगल कितना हो जाएगा 90, क्योंकि ये नॉर्मल है। तो नॉर्मल से प्लेन के सरफेस के बीच का एंगल कितना हो जाएगा 90। अगर ये पूरा एंगल 90 है और ये थीटा है, तो बोलो ये वाला एंगल कितना होगा भाई? सर ये एंगल हो जाएगा 90 डिग्री माइनस थीटा। अब ये सोचो कि ये 90 डिग्री माइनस थीटा एंगल किसके किसके बीच का है? सर नॉर्मल और लाइन के बीच का है। लाइन इस बी के पैरेलल है, तो हम कह सकते हैं कि 90 माइनस थीटा नॉर्मल और बी के बीच के है। क्योंकि लाइन और बी दोनों पैरेलल है, तो जो एंगल लाइन और नॉर्मल के बीच होगा
वही एंगल बी और नॉर्मल के बीच का होगा। होगा कि नहीं होगा? ठीक है, बिल्कुल सर, सही बात है। तो ये जो 90 माइनस थीटा वाला जो एंगल है वो है नॉर्मल और लाइन के बीच का, मतलब नॉर्मल और बी के बीच का। तो नॉर्मल भी एक वेक्टर है, बी भी एक वेक्टर है, तो दो वेक्टर के बीच एंगल निकालने का फॉर्मूला होता है कॉस, अब बीच का एंगल 90 माइनस थीटा। हम आपको ये वेक्टर में बता दिए थे, अगर दो वेक्टर के बीच का एंगल निकालना हो तो कॉस, अब बीच का एंगल ले लीजिए बराबर, दोनों का करिए पहले डॉट एन डॉट बी और नीचे में दोनों का करिए मॉड। दो वेक्टर के बीच एंगल ऐसे ही निकाला जाता है, कॉस लगा देते हैं, फिर दोनों का डॉट और नीचे में दोनों का मॉड। अब कॉस 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा? साइन थीटा। तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा एन डॉट बी अपॉन एन का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड। मित्र, ये है एंगल बिटवीन प्लेन और लाइन को फाइंड करने का फॉर्मूला। अगर किसी ने कहा कि प्लेन और लाइन के बीच का एंगल फाइंड करो तो इसी फॉर्मूला का यूज करोगे। इस फॉर्मूला में कौन क्या है थोड़ा पहचान लीजिए। थीटा तो आपको पता है लाइन और प्लेन के बीच का एंगल है, एन क्या है? नॉर्मल वेक्टर है प्लेन का, बी क्या है? पैरेलल वेक्टर है लाइन का। मतलब प्लेन से नॉर्मल निकाल लेना है, लाइन से बी निकाल लेना है और इस फॉर्मूला में पुट कर देना है, प्लेन और लाइन के बीच का एंगल आ जाएगा। बिल्कुल सही सर, नोट कर लीजिए जल्दी से इसको, आप पॉज करिए और जल्दी से इसको नोट कीजिए। आइए हम इस पर एक एग्जाम्पल करा लेते हैं। ओके, चलिए एक एग्जाम्पल। क्वेश्चन है फाइंड एंगल बिटवीन प्लेन 2x प्लस y प्लस 2z प्लस 7 इक्वल टू 0 एंड लाइन r बराबर i माइनस जे प्लस 3k प्लस लेमडा इंटू 3i माइनस जे प्लस 4k। तो हमें इसी प्लेन और लाइन के बीच का एंगल फाइंड करना है, समतल और रेखा के बीच का दूरी ज्ञात करना है। अगर हम इसको हिंदी में बोलें तो हिंदी में बोला जाएगा कि समतल इतना तथा रेखा इतना के बीच का कोण ज्ञात करें। बहुत सिंपल हिंदी है। ओके सर, तो भैया प्लेन क्या है? प्लेन क्या दिया है? 2x प्लस y प्लस 2z प्लस 7 बराबर 0। रूल के अनुसार, फॉर्मूला के अनुसार प्लेन से हमें n चाहिए और n निकालने के लिए आपको इसको वेक्टर फॉर्म में बदलना पड़ेगा। और वेक्टर फॉर्म में बदलने के लिए हम आपको तरीका बता दिए हैं कि दो डब्बा बना लीजिए, दोनों डब्बा के बीच डॉट लगाइए और कांस्टेंट को उधर भेज दीजिए, जो प्लस में है तो -7 हो जाएगा। फर्स्ट डब्बा में बोले हैं xi प्लस yj प्लस zk डालिए। सेकंड डब्बा में x का कोफिशिएंट यानी 2i, y का कोफिशिएंट यानी j और z का कोफिशिएंट यानी 2k लिखिए। इस पूरे को r ले लीजिए, डॉट 2i प्लस j प्लस 2k इक्वल्स टू -7। और आपको पता है r के बगल वाले को n कहते हैं, यानी n का वैल्यू जो है 2i प्लस j प्लस 2k आ गया। नॉर्मल तो आ गया,
अब हमको बी चाहिए, बी जो है वो लाइन से निकलेगा, लाइन का इक्वेशन यही है, और बी जो है वो लैम्डा के बगल वाला होता है। कितना है बोलो? 3i माइनस जे प्लस 4k, ये हो गया बी का वैल्यू। अब हमें निकालना है एंगल, तो एंगल निकालने का जो फॉर्मूला होता है लगा दीजिए। फॉर्मूला होता है साइन थीटा इक्वल्स एन डॉट बी अपॉन एन का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड। ठीक है, ये हो गया प्यारे साइन थीटा बराबर एन डॉट बी, एन डॉट बी, तो आई को आई से करोगे 6 हो जाएगा, जे को जे से करोगे -1 हो जाएगा, के को के से करोगे 8 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय रूट अंडर एन का मॉड। डायरेक्ट बोलो, एन का मॉड कितना हो जाएगा? आई का कोफिशिएंट स्क्वायर 4, इसका स्क्वायर 1, इसका स्क्वायर 4, तो 4 1 5 4 9, डायरेक्ट रूट ले लीजिएगा। इसका भी ले लीजिए बी का, तो 9 1 10 और 16 10 और 16 26, सही है ना? 16 1 17 और 9 26, सही। कितना आ जाएगा भैया? साइन थीटा बराबर 8 6 14 में से 1 गया तो 13, नीचे कितना हो जाएगा? इसका रूट 3 यानी 3 रूट 26 आ जाएगा। अब इसका तो एंगल जानते नहीं है, तो डायरेक्ट थीटा बराबर क्या लिख देंगे? साइन इनवर्स 13/2 रूट 26, ये हो जाएगा एंगल बिटवीन प्लेन एंड लाइन। ठीक है, चलिए जल्दी से नोट कर लीजिएगा इसको, चलिए जल्दी से नोट कर लीजिए। तो ये टॉपिक था एंगल निकालने का जो प्लेन और लाइन के बीच का है, सही है। 3 रूट 26, 16 और 10 26, बहुत बढ़िया। चलो अब यहां एक छोटा सा जो नोट बता रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज ध्यान रखेंगे। नोट क्या है सुनिएगा, 2 नोट है। पहला नोट है कि व्हेन प्लेन एंड लाइन आर पैरेलल, जब समतल और रेखा समांतर हो, व्हेन प्लेन एंड लाइन आर पैरेलल, ये है प्यारे आपका प्लेन, ठीक है, और ये मान लीजिए है आपका लाइन, दोनों पैरेलल है। पैरेलल ये है प्लेन और ये है लाइन, दोनों पैरेलल है। लाइन अगर ऐसे भी रहा फिर भी पैरेलल ही माना जाएगा। अगर कोई लाइन प्लेन पर ही है तो उस लाइन को भी प्लेन के पैरेलल ही माना जाएगा। प्लेन और ये लाइन पैरेलल है, चाहे प्लेन और ये लाइन पैरेलल है। तो कहानी ये है कि जब प्लेन और लाइन पैरेलल हो तो क्या होगा सुनिएगा। प्लेन पर एक भाई साहब फिक्स होता है जिसका क्या नाम है? नॉर्मल। अब आप ठीक से देखिए, आप ठीक से देखिए, ये आपका लाइन है, ये भी आपका लाइन है। अगर आप ठीक से देखेंगे तो आपको दिखेगा ये एंगल 90 का हो जाएगा और ये वाला भी एंगल 90 का हो जाएगा। मतलब जब प्लेन और लाइन पैरेलल होता है, जब प्लेन और लाइन पैरेलल होता है उस समय लाइन और नॉर्मल परपेंडिकुलर होता है, लाइन और नॉर्मल परपेंडिकुलर होता है, ये बात ध्यान रखना है। जब प्लेन और लाइन पैरेलल होता है उस वक्त नॉर्मल, उस वक्त भैया नॉर्मल परपेंडिकुलर होता है लाइन के, ये बात आपको ख्याल रखना है। और आपको पता है अगर नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो, अगर नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो A1 B1 C1 हो
और लाइन का डायरेक्शन रेशियो A2 B2 C2 हो, तब परपेंडिकुलर होने पर A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 बराबर कितना हो जाएगा? 0। बस इस बात का ख्याल रखना है कि जब प्लेन और लाइन पैरेलल होता है उस समय नॉर्मल और लाइन क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। उस समय नॉर्मल और लाइन क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। ठीक उसी प्रकार आइए बगल में ये वाला भी देख लीजिए। ठीक है, ये भी देख लीजिए। यहां दिख रहा है क्या आपको? इधर यस सर दिख रहा है। चल दूसरा, when plane and line are perpendicular, जब प्लेन और लाइन परपेंडिकुलर हो तब क्या होगा? सुन लीजिए, सुन लीजिए। मान लीजिए यह प्लेन है, प्लेन पर एक चीज फिक्स होता है जिसका क्या नाम है? नॉर्मल। ये नॉर्मल है, ठीक है। और ये मान लीजिए लाइन है। लाइन जो है वो प्लेन पर परपेंडिकुलर बनाना है, तो प्लेन पर परपेंडिकुलर अगर बनाओगे लाइन तो ऐसे ही बनेगा। ये लाइन है। तो सोचो कि जब प्लेन पर लाइन परपेंडिकुलर है उस वक्त लाइन और नॉर्मल क्या है? पैरेलल। उस वक्त लाइन पैरेलल है किसके? नॉर्मल के। देख रहे हो कितना गजब का खेल है कि जब जब प्लेन और लाइन परपेंडिकुलर होता है उस वक्त लाइन और नॉर्मल पैरेलल होता है। तो यहां से फॉर्मूला क्या बनेगा? अगर आप इसका डायरेक्शन रेशियो A1 B1 C1 ले लेते हो और अगर इसका डायरेक्शन रेशियो A2 B2 C2 ले लेते हो तो पैरेलल होने पर A1 बाय A2 का वैल्यू बराबर B1 बाय B2 अब बराबर C1 बाय C2 होगा। ठीक है, बस आपको कॉन्सेप्ट यही याद रखना है। समझ गए? लाइन और प्लेन अगर पैरेलल रहा तो नॉर्मल और लाइन परपेंडिकुलर होगा। प्लेन और लाइन परपेंडिकुलर रहा तो लाइन और नॉर्मल पैरेलल रहेगा। बस ये बात ध्यान रखना है। जल्दी से आप इसको पॉज करके नोट कर लीजिए। ठीक है, ओके सर, हो गया। चलो अब जो एक बेहतरीन टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो है इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर। ये गजब है। इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर। इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स क्या है समझिएगा। जैसे मान लीजिए कि ये दो प्लेन है, देख रहे हो? ठीक से देखो, दिखेगा। ये देखो, ये दो प्लेन है, एक प्लेन ये है, एक प्लेन ये है। इन दोनों के बीच का एंगल बन रहा है ना, है ना? तो इन दोनों के बीच जो एंगल बन रहा है, मान लो इस एंगल को बाइसेक्ट करने वाला ये एक प्लेन आ गया। ये तीसरा प्लेन देख रहे हो, पेज बीच में जो है, ठीक है? ठीक से देखो, ठीक से। यह एक प्लेन है, यह एक प्लेन है, और इस प्लेन के और इस प्लेन के बीच का जो एंगल है उस पूरे एंगल को ये वाला प्लेन बाइसेक्ट करता है। तो इसी का नाम पड़ेगा एंगल बाइसेक्टर। बाइसेक्ट करने का मतलब इधर का जितना एंगल होगा उतना ही एंगल इधर का होगा। तो ये है एंगल बाइसेक्टर जो इसके और इसके बीच के एंगल को आधा आधा करता है। तो भैया हमको
को इसी का आंसर निकालना है, इसी का इक्वेशन निकालना है। एंगल बाइसेक्टर को हिंदी में कोण समद्विभाजक कहते हैं, कोण समद्विभाजक कहते हैं। तो भैया इसी का समीकरण यानी इसी का इक्वेशन निकालना है, क्योंकि यही है एंगल बाइसेक्टर इस प्लेन और इस प्लेन के बीच का। इस प्लेन और इस प्लेन के बीच का जो भी एंगल बन रहा है उस एंगल को ये बाइसेक्ट करता है। बाइसेक्ट करने का मतलब इधर का एंगल जितना होगा उतना ही एंगल इधर का भी होगा। तो ये कॉन्सेप्ट कैसे है, ठीक है, आइए देखते हैं। चलिए पहले एक पिक्चर बना लिया जाए, कोशिश करते हैं। एक प्लेन ये है, दूसरा प्लेन ये है और एक प्लेन ये है। ठीक है, तो ये जो प्लेन है ये है P1 और ये है प्लेन P2। तो P1 और P2 के बीच का जो एंगल है उस एंगल को बाइसेक्ट करने वाला ये ग्रीन प्लेन है, इसी को हम लोग बोलेंगे एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर, हमें आंसर इसी का चाहिए, एंगल बाइसेक्टर का। ऐसे एंगल बाइसेक्टर दो होंगे, क्योंकि प्लेन के बीच दो टाइप का एंगल बनेगा, एक एक्यूट एंगल न्यून कोण, एक ऑब्ट्यूज एंगल अधिक कोण। तो एक एक्यूट एंगल का बाइसेक्टर होगा, एक एक ऑब्ट्यूज एंगल का बाइसेक्टर होगा। तो बाइसेक्टर दो वो होंगे, एक एक्यूट एंगल वाले, एक ऑब्ट्यूज एंगल वाले। तो दोनों का आंसर निकालना है। आइए मान लीजिए कि इस प्लेन का जो इक्वेशन है वो दिया हुआ है प्यारे, a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1 बराबर 0। और इस प्लेन का इक्वेशन मान लीजिए दिया हुआ है प्यारे, a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d2 बराबर 0। दो प्लेन का इक्वेशन दिया हुआ है और उन दोनों प्लेन के बीच का जो एंगल बन रहा है उसको बाइसेक्ट करने वाले का इक्वेशन चाहिए, एंगल बाइसेक्टर का। तो भैया देख लो, इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता सुन लीजिए। फॉर्मूला है, फर्स्ट प्लेन को पूरा लिख लीजिए LHS वाला, a1x b1y c1z प्लस d1 अब बट्टे रूट अंडर x के कॉफिशिएंट का स्क्वायर, y के कॉफिशिएंट का स्क्वायर, z के कॉफिशिएंट का स्क्वायर, फिर इक्वल्स टू प्लस माइनस लगाइए और दूसरे प्लेन को इसी ढंग से लिख लीजिए, a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d2 अपॉन अंडर रूट a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। ये है एंगल बाइसेक्टर को फाइंड करने का इक्वेशन यानी फॉर्मूला। इसमें दो आंसर है, एक प्लस वाला एक माइनस वाला। मन में सवाल तो आ ही रहा होगा कि सर प्लस और माइनस वाला में से कौन एक्यूट का है, कौन ऑब्ट्यूज का है, मतलब कौन न्यून कोण का समद्विभाजक है और कौन अधिक कोण का समद्विभाजक है, कौन एक्यूट एंगल का बाइसेक्टर है, कौन ऑब्ट्यूज एंगल का बाइसेक्टर है। आइए बताते हैं, सुन लीजिएगा आराम से, ठीक है, सुनिएगा, ठीक है। यहां देखिए, एक छोटा सा रूल यहां याद रखिएगा।
ठीक है। आई साइन यहां एक्यूट एंगल बाइसेक्टर, ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर। साइन किसका भाई? साइन इसका A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2। A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 अगर ग्रेटर देन 0 रहा, एक सेकंड थोड़ा सा और छोटा कर लेते इसको, ठीक है। चलिए A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 ग्रेटर देन 0 रहा। ध्यान से सुनना, कहोगे सर A1 A2 क्या है? तो भैया दोनों के x कोफिशिएंट का प्रोडक्ट, दोनों के y कोफिशिएंट का प्रोडक्ट B1 B2 है और z कोफिशिएंट का प्रोडक्ट C1 C2 है। अगर A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 का वैल्यू 0 से बड़ा यानी प्लस में आ गया, 0 से बड़ा यानी प्लस में आ गया, तो डायरेक्ट यहां प्लस साइन लेके बढ़ोगे तो ऑब्ट्यूज का बाइसेक्टर निकलेगा, और उल्टा माइनस साइन लेके बढ़ोगे तो एक्यूट का बाइसेक्टर निकलेगा। लेकिन अगर A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 लेस देन 0 हो, मतलब 0 से छोटा हो, 0 से छोटा का मतलब माइनस, तो अगर माइनस लेके बढ़ोगे तो एक्यूट का ऑब्ट्यूज का बाइसेक्टर निकलेगा, और प्लस लेके बढ़ोगे तो एक्यूट का बाइसेक्टर निकलेगा। कहने का मतलब यह हुआ कि A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 जो भी साइन दिया, प्लस दिया तो प्लस लेके बढ़ो, ऑब्ट्यूज का आंसर आएगा। A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 माइनस दिया तो यहां माइनस लेके बढ़ो, ऑब्ट्यूज का आंसर देगा। मतलब A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 का जो भी साइन आया वो डायरेक्ट ऑब्ट्यूज से जुड़ा हुआ रहेगा और उसका उल्टा एक्यूट से जुड़ा हुआ रहेगा। प्लस दिया तो प्लस वाला ऑब्ट्यूज का होगा, माइनस दिया तो माइनस वाला ऑब्ट्यूज का होगा, और उसका उल्टा साइन कौन होगा? एक्यूट का होगा। जी हाँ सर, जल्दी से इसको नोट कर लीजिए इसको। अब आइए इस पर भी एक क्वेश्चन कर लेते हैं, है ना। अच्छा, बहुत सारे किताब में ना यहां लिखा रहता है कि पहले इस D1 और D2 को प्लस बनाइए, कोई जरूरत नहीं है प्लस बनाने का, ठीक है। डायरेक्ट आप इस रूल के थ्रू काम कर सकते हैं, डायरेक्ट प्लस बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। चलिए आइए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है फाइंड एंगल बाइसेक्टर ऑफ प्लेन्स 2x प्लस y प्लस 2z प्लस 7 बराबर 0 एंड 3x प्लस 2y प्लस 6z प्लस 3 बराबर 0। दो प्लेन दे दिया, एक प्लेन ये है, दूसरा प्लेन ये है, और इन दोनों के बीच का जो एंगल है उसका बाइसेक्टर का इक्वेशन निकालना है। फाइंड एंगल बाइसेक्टर, इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर लिख सकते हैं। अगर आप यहां पे चाहें तो लिख सकते हैं फाइंड इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर। फाइंड इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर, ठीक है। चलिए
तो बहुत ही सिंपल है भाई, एंगल बाइसेक्टर का इक्वेशन निकालना बहुत ही सिंपल है। फॉर्मूला क्या बताएं, पहला प्लेन लिखो, लेकिन ध्यान से सुनो, सब कुछ आरएचएस में होना चाहिए, मतलब सॉरी सब कुछ एलएचएस में होना चाहिए, मतलब आरएचएस 0 रहे। पहला प्लेन का भी सब कुछ एलएचएस में रहे, आरएचएस 0 होना चाहिए, और दूसरे प्लेन का भी सब कुछ एलएचएस में होना चाहिए, आरएचएस 0 रहे। क्या करो, तो पहला प्लेन लिख लो। इक्वेशन लिखने का तरीका बता रहे हैं, इक्वेशन का फॉर्मूला क्या है कि पहला प्लेन लिख लो, लिख लिए सर, 2x प्लस वाई प्लस 2z अब प्लस 7 लिख लिए। अब बट्टे रूट अंडर x के कोफिशिएंट का स्क्वायर, y के कोफिशिएंट का स्क्वायर, z के कोफिशिएंट का स्क्वायर हो गया, फिर बराबर प्लस माइनस। अब दूसरा प्लेन लिख लो, 3x प्लस 2y प्लस 6z प्लस 3 बट्टा रूट अंडर x के कोफिशिएंट का स्क्वायर, y के कोफिशिएंट का स्क्वायर और z के कोफिशिएंट का स्क्वायर। अब सवाल है यहां से कौन साइन लेके बढ़ेंगे, तो उसके लिए आपको पता करना पड़ेगा किसका वैल्यू, पता करना पड़ेगा इसका वैल्यू सर, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2। निकालो कितना आएगा, a1 इसका x, a2 इसका x, तो a1 इंटू a2 6 हो जाएगा, b1 उसका y, b2 इसका y, तो b1 इंटू b2 2 हो जाएगा, c1 इसका z, c2 इसका z, तो c1 इंटू c2 12 हो जाएगा। तो भैया 12 और 8 कितना आ जाएगा 20, 20 मतलब प्लस, 20 मतलब प्लस। और अभी हम आपको बताए हैं कि a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 का जो भी साइन आया वो डायरेक्ट ऑब्ट्यूज से जुड़ा हुआ रहता है। अगर ये प्लस दिया, अगर ये प्लस दिया, तो अगर आप यहां से प्लस साइन लेके बढ़ोगे तो ऑब्ट्यूज का आंसर आएगा। तो देयरफॉर ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर इज क्या हो जाएगा, चलिए 2x प्लस y प्लस 2z प्लस 7, नीचे में हो जाएगा 3। ऑब्ट्यूज निकालना है तो इसका आंसर प्लस में आया है, तो यहां प्लस लेके बढ़ना पड़ेगा, तो प्लस लेके बढ़ोगे तो कोई असर नहीं पड़ेगा। 3x प्लस 2y प्लस 6z अब प्लस 3 अब बट्टे 7, 36 4 40 9 4 7 हो जाएगा। ठीक है, चलिए करिए बाय क्रॉस, तो ये हो जाएगा 14x प्लस 7y प्लस 14z अब प्लस 49। बाय क्रॉस कीजिए, 9x प्लस 6y प्लस 18z प्लस 9, सही है। 14 7 14 49, 9 6 18 9। चलिए 9x इधर आ जाएगा माइनस में, तो 5x बचेगा, 6y इधर आ जाएगा माइनस में, तो 7 में से 6 गया तो y बचेगा। 18 प्लस में इधर आ जाएगा माइनस में, तो 14 में से 18 गया तो माइनस का 4z हो जाएगा, और प्लस का 9 इधर आया तो माइनस का 9, यानी कितना हो जाएगा प्लस 40 बराबर 0। तो भैया ये जो आंसर आया वो किसका आया, ऑब्ट्यूज का। किसका आया, ऑब्ट्यूज का। और अगर आपको एक्यूट का आंसर चाहिए, देयरफॉर एक्यूट एंगल बाइसेक्टर इज, अगर एक्यूट का चाहिए तो ऑब्ट्यूज में क्या लेके बढ़े थे, प्लस वाला, तो यहां माइनस लेके बढ़िए, एक्यूट का निकल जाएगा। तो 2x प्लस y प्लस 2z प्लस 7 बट्टे कितना हो जाएगा 3। माइनस लेके बढ़ना मतलब सब में माइनस से मल्टीप्लाई करना, तो माइनस 3x माइनस 2y माइनस 6z माइनस 3 और नीचे में 7, समझे। यहां माइनस लेके बढ़ना मतलब ऊपर सब में माइनस से मल्टीप्लाई करना, बहुत बढ़िया।
करिए बाय क्रॉस, तो बाय क्रॉस करेंगे तो कितना आ जाएगा 14x, थोड़ा इसको इधर ले आइए हल्का सा, चलिए 14x 7y प्लस 14z अब प्लस 49 बराबर माइनस 9x माइनस 6y माइनस 18z और माइनस 9। अच्छा दिख रहा है क्या, वहां दिख रहा है, बिल्कुल अच्छे से दिख रहा है सर। अगर दिख रहा है तो बता कितना हो जाएगा, माइनस का 9 इधर आया तो प्लस, तो 23x हो जाएगा, माइनस का 6 इधर आया तो प्लस का 6, तो 7 6 13 हो जाएगा y, माइनस का 18 इधर आया तो प्लस का 18, तो 14 18 कितना हो जाएगा 32 जेड हो जाएगा, माइनस का इधर आया तो प्लस का, तो 58 बराबर 0। तो ये आंसर हो जाएगा एक्यूट एंगल बाइसेक्टर का, और ये हो जाएगा ऑब्ट्यूज का। तो A1 A2 B1 B2 प्लस C1 C2 जो भी साइन दिया वो डायरेक्ट ऑब्ट्यूज का होता है और उसका उल्टा एक्यूट का होता है। सही है ना, कैलकुलेशन में कोई दिक्कत तो नहीं है सर, एकदम चकाचक है, बिल्कुल सही है। नोट कर लीजिए जल्दी, इसको पहुंच के नोट कीजिए। तो ये था भैया इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर, इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर, बहुत इजी था। चलिए चलिए अब हम लोग बात करने जा रहे हैं, लास्ट पॉइंट है, जल्दी से नोट किया जाए। अब जो हम लोग बात करेंगे वो है हमारा टॉपिक मित्र एस्फेयर, यानी गोला, एस्फेयर यानी गोला, ठीक है। एस्फेयर भी 3D पिक्चर होता है, गोला भी त्रिविमीय ज्यामिति होता है। सर्कल 2D ज्योमेट्री है, वृत्त 2D ज्योमेट्री है, और सर्कल का ही 3D एस्फेयर होता है। चलिए मित्र, तो सबसे पहली बात इसमें करेंगे, सबसे पहली बात इसमें करेंगे जनरल इक्वेशन, जनरल इक्वेशन, व्यापक समीकरण, व्यापक समीकरण। मतलब यह हुआ कि एस्फेयर का इक्वेशन दिखता कैसा है, एस्फेयर का इक्वेशन दिखता कैसा है, उसी को कहेंगे जनरल इक्वेशन। तो ऐसा दिखता है सर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस कुछ भी कांस्टेंट ले लो c बराबर 0। ये है एस्फेयर का इक्वेशन। एस्फेयर का इक्वेशन बिल्कुल ऐसा दिखता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस c बराबर 0। यहां जो आप u देख रहे हैं, v देख रहे हैं, w देख रहे हैं और c देख रहे हैं, वो एक कांस्टेंट है, अचर है। अगर एस्फेयर का इक्वेशन ऐसा है तो यहां से दो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट निकाला जा सकता है। पहला है भैया सेंटर, बोले तो केंद्र, सेंटर बोले तो केंद्र। फॉर्मूला होता है -1/2 इंटू कोफिशिएंट ऑफ x, मतलब x का गुणांक, -1/2 इंटू कोफिशिएंट ऑफ y, कॉमा -1/2 इंटू कोफिशिएंट ऑफ z। ये बात आपको ध्यान रखना है। अगर एस्फेयर का इक्वेशन दिया हुआ रहे तो सेंटर यानी केंद्र निकालने का फॉर्मूला होता है -1/2 इंटू एक्स का कोफिशिएंट, कॉमा -1/2 इंटू वाई का कोफिशिएंट, कॉमा -1/2 इंटू जेड का कोफिशिएंट। फिलहाल अगर इसको सॉल्व करोगे, सॉल्व अगर करोगे तो -1/2 इंटू एक्स का कोफिशिएंट कितना है
2u है, कॉमा -1/2 y का कोफिशिएंट कितना है 2 भी है, और -1/2 कॉमा z का कोफिशिएंट 2w है। अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो सॉल्व करने पर 2 से 2 कैंसिल, यहां से बचेगा -u, 2 से 2 कैंसिल -v, और 2 से 2 कैंसिल तो -w। यानी आपने इस फॉर्मूला के मदद से जो सेंटर निकाला वो ये आया। और सेंटर के बाद दूसरा सवाल आता है सर रेडियस का, बोले तो त्रिज्या। तो रेडियस का फॉर्मूला होता है √अंडर सेंटर का स्क्वायर, सेंटर का स्क्वायर मतलब -u का स्क्वायर, -v का स्क्वायर, -w का स्क्वायर। मतलब लिखना है प्लस सेंटर का स्क्वायर मतलब -u का स्क्वायर प्लस -v का स्क्वायर प्लस -w का स्क्वायर मतलब सेंटर का स्क्वायर, अब माइनस कांस्टेंट, सेंटर का स्क्वायर माइनस कांस्टेंट यानी c, सेंटर का स्क्वायर माइनस कांस्टेंट c। तो रेडियस निकालने के लिए पहले सेंटर निकालना पड़ेगा और उसके बाद आपको रेडियस निकालना पड़ेगा। जल्दी से इसको पॉज करके नोट किया जाए। आइए इस पर एक एग्जांपल भी हम आपको करा दें जल्दी से, है ना, आइए करा देते हैं, ठीक है। चलो ये देख लीजिए, मान लीजिए अगर एक स्फीयर है जो ऐसा है 3x² प्लस 3y² प्लस 3z² प्लस 6x माइनस 12y प्लस 3z और -1 बराबर 0, और कहा जाए कि इसका सेंटर और रेडियस निकालो। तो फॉर्मूला लगाने से पहले आप ठीक से देख लो कि क्या x y z का कोफिशिएंट 1 है। नो सर, जब तक x x y z नहीं, x² y² z², x² y² z² का कोफिशिएंट 1 है क्या? नो सर, जब तक x² y² z² का कोफिशिएंट 1 नहीं होगा तब तक इन दोनों फॉर्मूला को नहीं लगाएंगे। तो सर कोफिशिएंट 1 बनेगा कैसे? एक काम करो, दोनों तरफ 3 से करो डिवाइड। तो 3 से डिवाइड करोगे तो यहां से 3 कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा x², यहां से भी कैंसिल y², यहां से भी कैंसिल z², यहां कैंसिल होके 2x बचेगा, यहां कैंसिल होके -4y बचेगा, यहां कैंसिल होके z बचेगा और यहां 1/3 आ जाएगा। अब देखो इन तीनों का कोफिशिएंट 1 हो गया, तो अब आराम से सेंटर यानी केंद्र का जो फॉर्मूला होता है वो लगा सकते हैं। फॉर्मूला होता है -1/2 इंटू x का कोफिशिएंट जो 2 है, -1/2 इंटू y का कोफिशिएंट जो -4 है, -1/2 इंटू z का कोफिशिएंट जो 1 है। कितना हो जाएगा ये सॉल्व करने पर? ये काटोगे तो -1, ये काटोगे तो +2 और ये काटोगे तो -1/2। भैया सेंटर आ गया, ठीक है ना। x का कोफिशिएंट, y का और z का सेंटर आ गया, -1, 2 और -1/2। अब जब सेंटर आ गया तो भैया रेडियस भी आएगा। रेडियस यानी त्रिज्या, सेंटर का करो स्क्वायर तो -1 का स्क्वायर 1, फिर +2 का स्क्वायर 4, फिर प्लस इसका स्क्वायर 1/4। अब माइनस कांस्टेंट, कांस्टेंट कितना है? -1/3 है। तो कितना हो जाएगा ये? तो ये हो जाएगा आपका 5 + 1/4 + 1/3 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस। चलिए अगर एलसीएम लोगे तो 4 तिया हो जाएगा ये 12, तो 12 पंच यहां पर हो जाएगा 60 प्लस 4 तिया 12 तो यहां 3 और 3 चौका 12 तो यहां 4, तो ऊपर में हो जाएगा कितना? 67 √67/12, यानी रूट अलग अलग करोगे तो √67 हो जाएगा और नीचे वाले का रूट हो जाएगा 2√3। तो ये इसका फाइनल रेडियस हो जाएगा। करेक्ट है?
चलिए, बहुत बढ़िया, जल्दी से इसको पॉज करके नोट कर लीजिए। ठीक है, आइए एक छोटा सा चीज और जान लेते हैं, स्फीयर के बारे में ही, स्फीयर के बारे में ही। ठीक है, ठीक है, व्हेन एंड पॉइंट्स ऑफ डायमीटर आर गिवन। हिंदी में इस हेडिंग को बोलेंगे जब व्यास का अंतिम बिंदु दिया हो, जब व्यास का अंतिम बिंदु दिया हो। जैसे मान लीजिए कि प्यारे यह एक स्फीयर है, यह एक स्फीयर है, ठीक है, और ये है स्फीयर का सेंटर। और आपको पता है ये है स्फीयर का डायमीटर। तो डायमीटर का एक एंड हुआ ये और दूसरा एंड हुआ ये। अगर इन दोनों का वैल्यू पता हो, मान लो ये है x1 y1 z1 और ये है मान लो x2 y2 z2। अगर किसी स्फीयर में डायमीटर का एंड पॉइंट पता हो, तब अगर इक्वेशन ऑफ स्फीयर पूछे, इक्वेशन ऑफ स्फीयर, गोला का समीकरण, तो फॉर्मूला क्या होता है, ध्यान से सुनना। फॉर्मूला होता है x माइनस एक्स वन ये वाला इंटू x माइनस x2 ये वाला, फिर प्लस y माइनस y1 ये वाला इंटू y माइनस y2 ये वाला, फिर प्लस z माइनस z1 ये वाला इंटू z माइनस z2 ये वाला। तो ये होता है स्फीयर का इक्वेशन अगर उसके डायमीटर का एंड पॉइंट दिया हुआ हो तो। x माइनस x1 इंटू x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू y माइनस y2 प्लस z माइनस z1 इंटू z माइनस z2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, आइए इस पर भी एक क्वेश्चन कर लेते हैं। पॉज कीजिए, नोट कीजिए। चलिए, अगर इस प्रकार आप क्वेश्चन करेंगे तो देख लीजिए। तो मान लीजिए एक स्फीयर है ये वाली, ठीक है, ये है स्फीयर का सेंटर, ये है स्फीयर का डायमीटर। मान लीजिए यह एक एंड ये है, दूसरा एंड ये है। इस एंड का वैल्यू कितना है भाई, इस एंड का वैल्यू है 1 1 माइनस 1, इसका वैल्यू है -2 2 -3। और कहा जाए इक्वेशन निकालो, तो इक्वेशन ऑफ स्फीयर इज, फॉर्मूला के हिसाब से देखिए, ये है x1 y1 z1 x2 y2 z2। तो फॉर्मूला होता है क्या, x माइनस x1 मतलब ये, और x माइनस x2, तो माइनस x2 करोगे तो माइनस पहले से भी तो प्लस x2 हो जाएगा, हो गया। y माइनस y1 मतलब ये, y माइनस y2 मतलब ये, फिर प्लस z माइनस z1, ये माइनस में है तो प्लस हो जाएगा, और z माइनस z2 माइनस में है तो प्लस हो जाएगा, बराबर 0। सॉल्व कीजिए। ब्रैकेट वाला मल्टीप्लाई करने आता ही है, इसको करोगे तो ये रह जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2। कर लो बारी बारी, यही आएगा लास्ट में, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो यही आएगा, बिल्कुल आएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और एक्स स्क्वायर 2x, हाँ बिल्कुल सही है। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो वाई स्क्वायर माइनस 3y अब प्लस 2 हो जाएगा,
इसको मल्टीप्लाई करोगे तो जेड स्क्वायर प्लस 4z अब प्लस 3 हो जाएगा बराबर 0। तब फाइनली आंसर क्या लिखा है भाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर लिखाया। फिर x वाला लिख दो, फिर y वाला लिख दो माइनस में 3y, फिर z वाला लिख दो प्लस में 4z। अब कांस्टेंट कहां है, -2 यहां प्लस 2 यहां तो कट गया, बचा कौन, +3 बराबर 0। ये हो गया स्फीयर का इक्वेशन और आंसर। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने आपको स्फीयर के बारे में भी बता दिया। तो चलिए, तो आज हमारा पूरी तरीके से जो है कैलकुलेशन सब में देख लीजिए, कोई समस्या नहीं ना है, नहीं। चलिए, तो आज हमारा पूरी तरीके से जो है 3D ज्योमेट्री का थ्योरी कंप्लीट हो गया। बहुत ज्यादा पॉइंट था, हमने एक एक पॉइंट आपको करा दिया है। अब हम लोग अगले वीडियो में एनसीईआरटी का जो एक्सरसाइज बचा हुआ है उसका हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे। और लास्ट में ही कहेंगे कि अगर आप सभी को इस चैनल का काम पसंद आता हो, जहां पर सिर्फ पढ़ने की बातें होती है, हो सकता है आप लोग हम बीच में कुछ हंसी मजाक वाला बात करते नहीं हैं, तो पता नहीं आप लोगों को मजा आ रहा होगा कि नहीं आ रहा होगा, लेकिन ऐसा उम्मीद करते हैं कि आपको मजा ही आ रहा होगा। और अगर मजा आ रहा है तो जरूर इस चैनल को अधिक से अधिक अपने मित्रों तक पहुंचाइए, और अच्छा लगे तब पहुंचाइएगा। और लास्ट में कहेंगे कि आप भी पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए ऑफिसर्स मैथ्स। धन्यवाद।